Hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to discuss the topic of void and voidable marriages. Before starting the video, I would like to tell you that जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो और ऐसी लॉ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमारा आज का टॉपिक है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस. सो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें 3 टाइप के मैरिजेस के बारे में बताया है. वैलिड मैरिजेस, वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस. वैलिड मैरिजेस मैरिज के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 5 के अंदर से हमने डिस्कस किया है डिटेल में, तो आप वो देख सकते हैं. देन नेक्स्ट वॉइड मैरिजेस. सो वॉइड मैरिजेस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 11 में दी गई हैं. सो वॉइड मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं बाय लॉ. सो दीज आर नल एंड वॉइड एंड लॉ की नज़रों में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है. 3 तरह की मैरिजेस हैं जो अंडर सेक्शन 11 वॉइड कर गई हैं. दीज आर बाइगैमी, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप एंड स्पिंडर रिलेशनशिप. सो बाइगैमी मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा शादियाँ करता है तो दैट सब्सिक्वेंट मैरिजेस वुड बी वॉइड. सेकेंडली प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप. सो अंडर लॉ हम कुछ सर्टन डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं कर सकते हैं, तो दैट आर प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप. एंड थर्ड हैज़ द पिंडर रिलेशनशिप. पिंडर रिलेशनशिप मीन्स कि अगर कोई पर्सन सेम पिंड का है तो वो सेम पिंड में शादी नहीं कर सकता है. ये बेसिकली 5 जनरेशन्स थ्रू फादर एंड 3 जनरेशन्स थ्रू मदर होती है. सो बेसिकली सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 की कंडीशंस को कॉन्ट्रीवीन करता है तो वो मैरिजेस जो होंगी वो वाइड मैरिजेस होंगी. इसी टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो हमारे आई बटन में है, आप आई बटन में जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं. Then we have consequences of void marriages. So consequences of void marriages हैं कि अगर कोई भी पर्सन void marriage करता है तो उनका कोई स्टेटस नहीं होता है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. मीन्स वो लॉ की नज़रों में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं माने जाएंगे. सेकेंडली void marriages से जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे इलेजिटिमेट होंगे, वो लेजिटिमेट नहीं होंगे. थर्ड वन, जब 2 पर्सन्स पॉइंट में है कि जब 2 पार्टीज एक दूसरे से शादी करती हैं तो उनके कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं. उन दोनों के एक दूसरे के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ राइट्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए अराइज होते हैं. तो अगर मैरिज वॉइड मैरिज है तो कोई भी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होंगे. Then our next topic is voidable marriages. So voidable marriages under section 12 of हिंदू मैरिज एक्ट दी गई हैं, जिनमें कि हमारे पास 4 हैं. एक इम्पोर्टेंसी, वैलिड कंसेंट, फोर्स और फ्रॉड एंड प्रेगनेंसी बाय सम अदर पर्सन. सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इट्स इम्पोर्टेंसी. इम्पोर्टेंट मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जो सेक्शुअली इंटरकोर्स नहीं कर सकता. ये हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर दिया गया है. सो इट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन इनकेपेबल है ऑफ एंटरिंग द मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर कोई भी पर्सन एट द टाइम ऑफ द मैरिज, सो यहाँ पे एट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी पर्सन एट द टाइम ऑफ द मैरिज इनकेपेबल है इन एंटरिंग द मैरिज मीन्स कोई भी पर्सन उस टाइम पे शादी नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ इनएबल टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स, और उसकी ये इनएबिलिटी इनक्योरेबल है या फिर वो पर्सन रिफ्यूज़ कर देता है टू टेक एनी एक्शन टू क्योर इनएबिलिटी, या तो वो क्योर नहीं हो सकती है या फिर वो उसे इलाज करवाना नहीं चाहते. तो ऐसी कंडीशन में द मैरिज वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी. देन नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंस. इसमें लिखा गया है कि जो मैरिज है जैसे वो कंसमेट नहीं हुई होनी चाहिए, और उसकी जो नॉन कंसमेशन है उसका रीज़न होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्डेंट. मीन्स कि रिस्पॉन्डेंट की इम्पोर्टेंसी जो है उसकी वजह से मैरिज कंसमेट नहीं हुई होनी चाहिए. सो द नेक्स्ट सेकेंड वी हैव वैलिड कंसेंट. ये दिया गया है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में. सो मैरिज इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2.
तो अगर कोई भी मैरिज कॉन्ट्रवीन करती है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 को, तो वो मैरिज भी वॉइडेबल मैरिज होगी। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इनकैपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर कोई भी पर्सन अपना कंसेंट नहीं दे सकता ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बिकॉज उसका माइंड साउंड नहीं है, या फिर वो किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, या फिर उसे अटैक्स आते हैं सैनिटी के, इनसैनिटी के, मैरिज वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी। देन थर्ड वी हैव फोर्स और फ्रॉड। अगर कोई भी मैरिज में किसी भी पेटिशनर का कंसेंट, पेटिशनर वो पर्सन होता है जो कि पेटिशन फाइल करता है, तो अगर किसी भी मैरिज में किसी भी पर्सन का कंसेंट या फिर उसके गार्डियन का कंसेंट बाय फोर्स या फिर बाय फ्रॉड लिया गया हो, तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज के अंदर आएगी। हालांकि जब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट नहीं आया था तब गार्डियन का जो कंसेंट होता था वो मैटर करता था, लेकिन जब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 आ गया तब से गार्डियन का कंसेंट इररेलेवेंट हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव कि जब भी हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को रीड करेंगे उसे हम हमेशा विद सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के साथ रीड करेंगे। ये दो फर्दर कंडीशंस को देते हैं कि कोई भी पिटीशन सिर्फ तभी एंटरटेन होगी, इसे हम बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे कि कोई भी पिटीशन सिर्फ तभी एंटरटेन होगी अगर वो पिटीशन विद इन 1 ईयर फाइल कर दी जाएगी। तो इसमें हमें मैरिज को वॉइडेबल करने की जो पिटीशन वो 1 साल के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। कब? अगर तो किसी भी पर्सन के साथ बाय फोर्स उसका कंसेंट लिया गया था, तो जब वो फोर्स ख़त्म हो गया उस पर्सन पे, तो उस टाइम से लेके विद इन 1 ईयर वो बंदा पिटीशन फाइल करेगा मैरिज को वॉइडेबल करने के लिए। एंड अगर उस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ था, तो जिस दिन उसने वो फ्रॉड को डिस्कवर कर लिया था उस दिन से विद इन 1 ईयर वो पिटीशन को प्रेजेंट करेगा मैरिज को वॉइडेबल करने के लिए। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज ए ने बी के साथ बाय फोर्स मैरिज की, तो जब बी के ऊपर ए का फोर्स ऑपरेट होना ख़त्म हो गया, तो बी को विद इन 1 ईयर पिटीशन फाइल करनी होगी इन द कोर्ट इस ए के साथ मैरिज को वॉइडेबल करने के लिए, तभी उसकी मैरिज जो है वो वॉइडेबल हो पाएगी। देन नेक्स्ट सपोज ए ने बी के साथ मैरिज की बाय फ्रॉड, तो जब बी को ए के फ्रॉड का पता चल गया विद इन 1 ईयर ही हैव टू फाइल द पिटीशन इन द कोर्ट टू एनल द मैरिज। ठीक है, तो तभी वो मैरिज जो है वो वॉइडेबल हो पाएगी। The next condition we have under the same section is जब भी उन्हें अगर तो फोर्स हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है, तो अगर फोर्स था तो जब फोर्स ख़त्म हो गया है, और अगर फ्रॉड था तो जब फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, तो उसके बाद पिटिशनर अपने पूरे कंसेंट के साथ एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ उस पर्सन के साथ, रिस्पोंडेंट के साथ ना रहा। तो बस हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि ए ने बी के साथ बाय फ्रॉड शादी की थी, तो फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद सपोज अगर बी ने ए के साथ विद फुल कंसेंट वो बी ए के साथ रहा है एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल द पिटिशन इन द कोर्ट। तो दो कंडीशंस हैं कि अगर तो उस पर्सन के साथ फोर्स या फ्रॉड हुआ है, तो फोर्स ख़त्म होने के बाद या फिर फ्रॉड ख़त्म होने के बाद वो पर्सन विद इन 1 ईयर
पिटिशन फाइल करेगा, एंड सेकेंडली वो फोर्स ख़त्म होने के बाद या फिर फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद विद फुल कंसेंट एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ उस पर्सन के साथ नहीं रहेगा, पिटिशनर के साथ नहीं रहेगा। देन लास्ट वी हैव प्रेगनेंसी बाय सम अदर पर्सन। अगर रिस्पोंडेंट दैट इज़ किसी की वाइफ दैट इज़ रिस्पोंडेंट अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अगर एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है तो पिटिशनर पिटिशन फाइल कर सकता है टू एनल द मैरिज। बट एट द टाइम ऑफ मैरिज इज मस्ट। अगर प्रेगनेंसी मैरिज के बाद होती है तो उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। द नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी को हमेशा रीड करेंगे विद सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के साथ। ठीक है, ये फर्दर कंडीशन देता है सीज दैट पिटिशनर को एट द टाइम ऑफ द मैरिज रिस्पोंडेंट की प्रेगनेंसी का पता नहीं होना चाहिए। सेकेंडली विद इन 1 year ऑफ द मैरिज उसे पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। एंड थर्डली जब पिटिशनर को प्रेगनेंसी का पता चला था उसके बाद उसने उसके साथ दैट इज रिस्पोंडेंट के साथ अपने कंसेंट से मैरिटल इंटरकोर्स नहीं किया। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सपोज ए ने बी के साथ शादी की, एट द टाइम ऑफ द मैरिज बी इज प्रेग्नेंट विद सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, एंड ए मस्ट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। ए को बी की प्रेगनेंसी का पता नहीं होना चाहिए। अगर बी उसे प्रेगनेंसी का पता है तो उस पर ये कंडीशन फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंडली ए को विद इन 1 year पिटिशन फाइल करनी होगी इन द कोर्ट फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। एंड थर्ड, जब ए को बी की प्रेगनेंसी का पता चला था उसके बाद ए ने बी के साथ मैरिटल इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए विद हिज फुल कंसेंट। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इस सेक्शन के अंदर मैरिज एनल की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस। फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू गाइस।